तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक, और डिस्कशन यहीं से फिर कंटिन्यू होगा। तो लगाएंगे हेडिंग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। 3 लॉ मेनली हमें पढ़ने हैं, जिसमें से अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, ठीक। चलिए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है ये? देखो, हमने इफेक्ट ऑफ फोर्स में सीखा था कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसे अगर आपको मूव कराना है तो फोर्स लगा के आप मूव करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी ही, लेकिन मूव अगर कराना है तो फोर्स लगाना ही पड़ेगा। फोर्स लगाए बिना आप उसे मूव करवाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। या कोई चलती हुई चीज़ों को अगर रोकना है तो उस पर आप फोर्स लगा के उसे रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए। क्लियर? तो इसीलिए न्यूटन्स लॉ फर्स्ट मोशन, ये पहले नियम में न्यूटन्स के फोर्स के बारे में ही कंप्लीट बातें की गई है, ठीक है। इनका ये कहना था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ है, उसे अगर आपको चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकनी है या रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलानी है तो आपको एक अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगा के कोई काम तो होता नहीं, क्योंकि नेट इफेक्ट जीरो होता था, नहीं मैग्नीट्यूड जीरो होता था। इसीलिए कहा जाता है था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने कहा कि अगर कोई चलती हुई चीज़ों को रोकनी है तुम्हें तो फोर्स लगाना पड़ेगा, नहीं या कोई रुकी हुई चीज़ों को चलाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बस यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की मेन बात। डिस्कशन इसमें करेंगे हम लोग। तो पहले लिख लें, लिख लीजिए लिखिए, अ बॉडी एट रेस्ट, जो इसका स्टेटमेंट है, अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest, will remain at rest and a body in motion will continue in a straight line with a uniform speed. Uniform speed, unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। समझिए बात को। लिख रहे हैं क्या? लिखिए। इनका कहना है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो मोशन में है, किधर? स्ट्रेट लाइन में। आई बात समझिए, विल कंटिन्यू इन अ मोशन विल कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म स्पीड।
अगर कोई स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड में चल रहा है, अगर यहाँ पे सिर्फ ये बोल दिया जाता कि कंटिन्यू इन अ स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं लगाता तो गड़बड़ था, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट, मतलब अगर 5 मीटर पर सेकंड से कोई ऑब्जेक्ट चल रही है तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी। अगर 5 से 6 मीटर पर सेकंड हुआ है, इसका मतलब उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म हुआ। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में मान लो चेंज आया, वेलोसिटी में चेंज आया, और वेलोसिटी में चेंज आया तो एक्सेलरेशन हुआ है, और एक्सेलरेशन तभी होता है जब फोर्स लगा है। इसका मतलब बिना फोर्स लगाए किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को आप चेंज नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अगर फोर्स लग रहा है तभी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आती है। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज आ रही है, मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी टाइप का फोर्स लग रहा हो सकता है फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो, एयर रेसिस्टेंस लग रहा हो, या किसी न किसी टाइप का फोर्स लगेगा। इसीलिए हमने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो वो अपने प्रीवियस स्टेट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो वो उसी मोशन से उसी स्ट्रेट लाइन में चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट मोशन में आ सकता है। यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ सकता है या उसकी स्पीड बदल सकती है। लेकिन जब तक फोर्स नहीं लगेगा, ये जिस प्रीवियस स्टेट में है उसी स्टेट में कंटिन्यू रहेगा, उसी स्टेट में वो बना रहेगा। आई बात समझ में? एक लाइन में बस ये समझिए कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्टेट को ही बनाए रखेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई अनलेस, मतलब जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। और यहाँ पे हम लोग जिस एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स। कैसा होना चाहिए? अनबैलेंस होना चाहिए, क्योंकि बैलेंस फोर्स लगा के तो आप कुछ कर नहीं सकते, फोर्स तो बैलेंस हो जाता है। क्लियर? आई बात समझ में? बिल्कुल। ये यूनिफॉर्म मोशन वाला मैटर समझ गए। अब तुम बोलोगे सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही क्यों रहना पसंद करेगी? सही बात है। या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना क्यों पसंद करती है? सीधी सी बात है कि ऑब्जेक्ट के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है और उसी प्रॉपर्टी का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट में होती है और उस इनर्शिया को हम लोग कहते हैं टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो कि वो उसे प्रीवियस स्टेट में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन कर सके, ठीक है? तो उस प्रीवियस स्टेट को बनाए रखने की जो टेंडेंसी होती है, इसी टेंडेंसी का नाम इनर्शिया होता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें इनर्शिया का क्लू मिला है कि ऑब्जेक्ट चाहता है अपने प्रीवियस स्टेट को बनाए रखने के लिए। इसका मतलब प्रीवियस स्टेट को बनाए रखने वाली एक प्रॉपर्टी होगी ऑब्जेक्ट में। इसी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इनर्शिया। तो आगे आपको पूछा भी जाएगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्या तुम्हें सीखने को मिला? दो बातें, एक फोर्स के बारे में, क्योंकि फोर्स के बारे में क्या कि मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को बदलने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, और दूसरा किसी भी ऑब्जेक्ट में ये एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने प्रीवियस स्टेट को बनाए रखती है, जिसे इनर्शिया कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दो चीजें देती है, एक फोर्स का डेफिनेशन, तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स लगेगा तो स्टेट ऑफ रेस्ट को बदलेगा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को बदल देगा। तो फोर्स का डेफिनेशन मिल गया। दूसरा इनर्शिया का डेफिनेशन मिला तुम्हें कि इनर्शिया एक टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जो उसे प्रीवियस स्टेट को बनाए रखने में मदद करती है। आई बात समझ में? तो फर्स्ट लॉ ये हो गया। अब यहां से आपको लिखना है इनर्शिया के बारे में, ठीक है? लगाएंगे हेडिंग अगला कि ये दो चीजें आपको इनर्शिया। तो अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है, तो दो चीजों के बारे में बताता है, एक फोर्स और दूसरा इनर्शिया। लिख लेंगे ना? चलिए, तो अब लगाएंगे हेडिंग इनर्शिया। फिर फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे बाद में हम लोग, पहले इनर्शिया करते हैं। इनर्शिया, इनर्शिया INERTIA। अगर इनर्शिया की हिंदी मीनिंग को समझो, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है जड़त्व। हिंदी में जड़त्व कहीं ना कहीं जड़ मतलब पकड़ के रखना, किसे? अपने प्रीवियस स्टेट को। अपने प्रीवियस स्टेट को पकड़ के रखने वाली ही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? इनर्शिया। मतलब जड़त्व। यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी से सेंस क्लियर हो रहा होगा इसका, नहीं? एक लाइन इसके बारे में भी लिख लीजिए।
inertia is that property of a body. Inertia is that property of a body due to which it resists a change in its state of rest or of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्या कह रहा है समझो। ये कहता है कि इनर्शिया ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की जो उसे रेसिस्ट करती है कि तुम अपने स्टेट को मत बदलो, मतलब पुराने स्टेट में बनाए रखने के लिए उसे नहीं सपोर्ट करती है, या पुराने स्टेट में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। रेसिस्ट इट चेंज इन, मतलब स्टेट को बदलने के लिए से रेसिस्ट करती है, रोकती है कि स्टेट मत बदलो अपना। आई बात समझ में, चाहे वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो। इसको आप आराम से समझ सकते हैं फैन के एग्जांपल से, ठीक है। मूविंग फैन, जो सीलिंग फैन होता क्या है कि जब फैन ऑफ होता है, नहीं स्विच ऑन नहीं होता है, तो फैन रुकी हुई रहती है। अभी रुकी हुई है तो वो इसे कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। उसकी रुका हुआ चीज है तो उसके पास कौन सी वाली इनर्शिया होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगी, रुकी हुई है। जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वो क्या अपने फुल स्पीड में आ जाता है, तुरंत टाइम लगता है, तो धीरे 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 घूमती है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी स्पीड चेंज होती है। तो स्टार्टिंग में अपने फुल पिकअप में क्यों नहीं आ जाती, क्यों, क्योंकि उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि भाई तुम्हें नहीं घूमना चाहिए, रुका हुआ तुम था ना, तुम रेस्ट में था तो रेस्ट में रहो। लेकिन बोलता है भाई हमें तो फोर्स लग रहा है, हम क्या करें, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हमें तो मूव करवाना पड़ेगा। मन तो मेरा भी था रुके रहने का, लेकिन क्या करें, अब बाहर से अलाउ फोर्स ही मिल रहा है तो क्या करें। तो फिर वो धीरे धीरे स्पीड में आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो फुल स्पीड में आती है, आप स्विच ऑफ कर दो, क्या फैन तुरंत रुक जाता है, नहीं। कारण क्या है कि वो मोशन में आ गई तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया। अब इनर्शिया ऑफ मोशन कहेगा कि नहीं तुम्हें तो अब घूमते रहना है, स्विच ऑफ हो गया। अब फैन बोलेगा हम मेरा तो मन था घूमते रहने का, लेकिन हम क्या करें, फोर्स लगना बंद हो गया है। तो रोक कौन रहा है, तुम्हें रोक रहा है ना, एयर रेसिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, नहीं एक्सिल वगैरह में सभी फ्रिक्शन वगैरह हो रहा होगा तो वो उसे रोक रहा होगा, तो भाई रुकना तो पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, हम क्या करें। ये चीजें होती है, आई बात समझ में। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मान लो अगर तुम्हें कहा जाए कि दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए है जिसका मास मान लो 10 केजी है, और एक ऑब्जेक्ट बी है जिसका मास मान लो 5 केजी है, और तुम्हें कहा जाएगा कि इनमें से दोनों में से किस पत्थर को, मान लो कोई स्टोन है, किसे फेंकना तुम पसंद करोगे। सीधी सी बात है, 10 को फेंकने में तुम्हें ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। कारण क्या है, मास ज्यादा है। मास ज्यादा है मतलब, या मान लो इसको धक्का देना है, मूव करवाना है, तो आप पसंद करेंगे किसे मूव करवाएं, क्योंकि ये जल्दी मूव होगा कम फोर्स लगा के। वजह यह है कि इसमें इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है मतलब इसमें रेस्ट में बनाए रखने के लिए इस ऑब्जेक्ट को उसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है, इसीलिए इसे तोड़ने में थोड़ा ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, और इसे तोड़ने में, इसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ने में कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा। आई बात समझ में, जिसका मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। नोट करके लिखें इसे, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास जो है इनर्शिया का मेजर है, मतलब ज्यादा मास ज्यादा इनर्शिया। नोट करके लिखिए, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया मीन्स जिसके पास ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, ठीक है। मीन्स हैवियर मास ऑब्जेक्ट हैव मोर इनर्शिया।
मीन्स हैवियर मास हैव more inertia than lighter object, then lighter मतलब हल्का ऑब्जेक्ट्स नहीं, लाइटर ऑब्जेक्ट से हैवियर ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हैवियर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है, इसलिए उसके पास इनर्शिया भी ज्यादा होगा। ये बात समझ पाए? ठीक है, बोलिए। आगे हम लोग करेंगे इनर्शिया के टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अगर तुम इनर्शिया की डेफिनेशन को पढ़ो तो तुम्हें समझ में आए कि 3 तरह की इनर्शिया होंगे। एक होगा हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। दूसरा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। 3 तरह की इनर्शिया आपको देखने को मिलेंगे। एक इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको समझिए, क्या होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और क्या होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो देखिए। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब होता है अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, समझो डिप्रेशन इनर्शिया का ही पूछा जाएगा आपको, इसका बस समझना है ऐसे। अगर ऑब्जेक्ट मान लो रेस्ट में है तो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में बनाए रखने के लिए जो इनर्शिया उसके पास है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, अगर मोशन में है तो वो चाहेगा कि मोशन में ही रहे, इस इनर्शिया को हम लोग क्या कहेंगे? इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का ये मतलब हुआ अगर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन में है, जैसे मान लो अगर वो चाह रहा है, जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल समझो कि जैसे मान लो कोई कार है, वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है अभी सीधी रोड में, अचानक सा टर्न आया तो कार जैसे टर्न होता है तो कार में बैठे पैसेंजर को एक फॉरवर्ड फोर्स फील होता है दरवाजे की तरफ, नहीं लगता कि बाहर चले जाएंगे कार के हम लोग। कारण क्या है कि हम कार के अंदर हैं और कार मोशन में तो हम भी मोशन में, तो हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। किस डायरेक्शन वाली? स्ट्रेट लाइन वाली। लेकिन जैसे ही हम लोग टर्न लेते हैं तो हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारे पास तो इस डायरेक्शन में चलने का है। टर्न लेते हैं, डायरेक्शन बदल जाता है, लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होगी भाई, जिधर हम चल रहे तो उधर ही चलते रहें। इस चक्कर में जब आप कार ऐसे टर्न होती है तो आप इधर फेंक के चले जाते हैं, लगता है कि इस डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है। कारण क्या है? कारण आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। आई बात समझ में? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। इसके बेसिस पे अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझेंगे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या क्या हम लोग अपने आसपास इसे कैसे देखते हैं, इसे कैसे महसूस करते हैं, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, चलिए इनर्शिया ऑफ रेस्ट को पहले समझते हैं। देखो, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी फिनोमेनाएं होती है जो आप महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, और उसी एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझेंगे। जैसे कि पहला, एग्जाम्पल में पहला लिखोगे, व्हेन अ कार और बस starts suddenly, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हेडिंग देखे, starts suddenly, कोमा दी पैसेंजर, उसमें बैठा आदमी, दी पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड। ठीक है, इसे समझो।
जब मान लो कोई चार कार या बस या कोई भी मूविंग व्हीकल्स होंगे, जो अभी मान लो बस रुकी हुई है या कार रुकी हुई है, या मान लो बस रुकी हुई है और आप गए बस में बैठ गए आराम से सीट पे। अब क्या हुआ, आप मान लो गाना सुन रहे हैं या कहीं देख रहे हैं और बस आपको नहीं पता कि बस एकदम अचानक से चलना स्टार्ट हो गया। तो जब अचानक से बस चलना स्टार्ट होता है तो आपने महसूस क्या होगा कि आप सीट पे बैठे हैं, ऐसे पीछे की तरफ धक्का लगती, महसूस क्या होगा आपने? नहीं, अगर अचानक से चलना स्टार्ट हो जाए, या जैसे बाइक वगैरह पे भी होता है कि अचानक से बाइक आगे जाती है तो पीछे झुक जाते हैं, तो पीछे की तरफ एक फोर्स फील होता है आपको। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि आपके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अभी बस रुकी हुई थी, आप बस के सीट पे बैठे हैं, आप भी रुके हुए हैं, बस के रिस्पेक्ट में आप भी रेस्ट में हैं, बस भी रेस्ट में, आप भी रेस्ट में हैं। अब क्या हुआ, बस चलना स्टार्ट हुआ, तो बस के कांटेक्ट में जितनी भी सारी चीजें होंगी वो चलनी स्टार्ट करेंगी। नहीं, बस पे मान लो फोर्स लगा, बस का इंजन है, बस को खींच रहा है, लेकिन आपके पास कौन सा इंजन है? आपके पास कोई इंजन नहीं, क्योंकि आप बस की मदद से ही खींचे चले जाएंगे। तो होगा क्या कि हमारा जो बस के कांटेक्ट में सीट है, तो सीट स्क्रू वगैरह से टाइट होता है, तो बस चलना स्टार्ट किया तो बस के कांटेक्ट में जो सीट है, सीट भी चलना स्टार्ट करेगा। तो सीट पे हमारा क्या होता है, हाफ पार्ट सीट पे होता है और हाफ फ्री टू होता है, यानी कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है वो सीट के कांटेक्ट में होता है, लेकिन उससे ऊपर वाला पार्ट आप आराम से मूव करवा सकते हैं। नहीं, ये आराम से मूव कर सकता है। तो होता यही है कि जब बस चलना स्टार्ट करती है तो बस के कांटेक्ट में सीट है, सीट भी चलना स्टार्ट किया, सीट के कांटेक्ट में हमारा जो कमर के नीचे वाला पार्ट या जो भी पार्ट कांटेक्ट में होता है कंप्लीट सीट के, वो भी चलना स्टार्ट करेगा, लेकिन उससे ऊपर वाला जो पार्ट है वो फ्री टू मूव है, वो तो बस के कांटेक्ट में नहीं है। हाँ, आपने गौर ये किया होगा कि अगर मान लो सीट पे आप ऐसे करके बैठे तो थोड़ा जर्क फील कम होगा तुम्हें बैकवर्ड, लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हैं तो ज्यादा झटका महसूस होगा पीछे की तरफ आपको। कारण ये है कि ये वाला कांटेक्ट तो बस में है नहीं, बस के कांटेक्ट में ये वाला पार्ट तो हमारा है नहीं, ये वाला पार्ट, आगे वाला पार्ट, ये वाला पार्ट नहीं है, तो ये तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है अभी चुपचाप। तो ये क्या चाहेगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बने रखने के लिए, लेकिन बस बोलेगा ले चलो, बस मोशन में है तो बस मोशन में आ गया, लेकिन आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से रेस्ट में हैं, तो आप चाहेंगे ना कि हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट में रहें। तो भाई आप ये सोचो कि सीट यहाँ पे है, नहीं आप यहाँ पे हैं, ठीक है, मान लो सीट यहाँ पे है, आप यहाँ पे है, तो होता क्या है कि बस आगे चली, बस आप आगे चली और आप चाहेंगे कि हम अपने सीट के पास बने रहे। इस वजह से क्या होता है, मतलब सीट यहाँ पे था तो यहीं बनेंगे, तो सीट आगे जाएगा, आपको या तो सीट आगे धक्का मारेगा या आप सीट को धक्का मारिए, मतलब आपके पास जो सीट है वो सीट आपका लग रहा है कि आपको आगे की तरफ शिफ्ट कर गया, या एक तरह से ये कहिए कि आप पीछे की तरफ शिफ्ट कर गए, ताकि सीट आपको लग रहा है कि आपका सीट पीछे है, मतलब आपका स्टेट जो है, आपका जो स्टेट है वो यहाँ पे है, ठीक है। आपके पास दो हिस्से हैं, इधर वाला, ये वाला हिस्सा मान लो आगे चला गया और ये वाला हिस्सा यहीं बना रहेगा, तो तुम देखो ये वाला हिस्सा आगे चला गया क्योंकि ये वाला हिस्सा आपके सीट के कांटेक्ट में है, ये वाला पार्ट आप बॉडी के सीट के कांटेक्ट में है, तो ये आगे चला गया। तो ये जब आगे जाएगा तो ये वाला पार्ट जो कांटेक्ट में नहीं देखो देखो ये अभी ऐसे था, तो ये अगर आगे जाएगा तो नहीं लग रहा है कि ऊपर वाला पार्ट पीछे गया है। देखो ये वाला पार्ट अगर आगे गया है, ऊपर वाला पार्ट ऑटोमेटिक पीछे चला गया, तो पीछे की तरफ हमें बैकवर्ड फोर्स फील होता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर है? अगला एग्जांपल लिखो, ये समझ पाए इसका आंसर, ये क्वेश्चन बन के आता है, आपको बस ऐसे ही लिखना है इसको कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से हम लोग पीछे की तरफ हमें बैकवर्ड फोर्स फील होता है। ठीक है, बुक में भी लिखा होगा, डिटेल्स में पढ़ा लेना, थोड़ा मैकेनिज्म समझ पाए होता क्या है, क्यों पीछे की तरफ झुकते हैं, समझ पाए। गुड, अगला लिखो, व्हेन अ ट्री, दूसरा, व्हेन अ ट्री इज shaken, shaken, shaken vigorously, its fruits and leaves fall down। ये भी समझ लो ऐसा क्यों होता है। कह रहा है कि मान लो जैसे आप गए और मान लीजिए आपके घर मतलब आंगन में सेब का पेड़ है, नहीं सेब का पेड़ मान लो, या कोई भी फल वगैरह का पेड़, अमरूद का पेड़ मान लो, लीची का पेड़, आम का पेड़,
मतलब ऐसा पेड़ है कि आप उसे आराम से जोर जोर से हिला सकते हैं। कौन सा? अनार का पेड़। चलो मान लो जोर जोर से आप उसे हिला सकते हैं, तो पेड़ को पकड़े और पेड़ में मान लीजिए फ्रूट्स वगैरह पका हुआ है, एकदम से जोर जोर से पेड़ को हिला दिए। उस चक्कर में क्या होता है कि जो पके फ्रूट्स होते हैं या कच्चे भी फ्रूट्स कभी कभी गिर जाते हैं, वो गिर जाती हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं। कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे ऐसा होता है ये समझो। जैसे मान लो ये तुम्हारा ठीक है पेड़ है, और इस पेड़ में लगा हुआ है मान लो ये खूबसूरत सा आम, ठीक है, ठीक, ये मान लो आम लगा हुआ है, मैंगो, ठीक। अब क्या हुआ, आपने पेड़ को सेक किया, पेड़ को आपने सेक किया तो पेड़ के कांटेक्ट में जितनी भी चीजें थी वो सब शिफ्ट करने लगेंगी, हिलने लगेंगी जोर जोर से। तो आम का ये डंठल है ये भी हिलने लगेगा, क्योंकि ये पेड़ के कांटेक्ट में है, लीव्स के मतलब मान लो स्टीम के कांटेक्ट में है जिसके भी। तो आम बेचारा लटका हुआ है, तो आम बोलेगा भाई हम तो लटके हुए थे चुपचाप, हम वैसे ही रहेंगे। ये बोलेगा भाई हम तो हिल रहे हैं, अगर तुम्हें हिलना है तो हो, नहीं तो हमसे अलग जुदा हो जाओ। वही चक्कर होगा कि ये इसका साथ छोड़ देगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये इसके पास मोशन आ गया और ये बेचारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, बात बन नहीं पाई, टूट गया। नहीं, जैसे मान लो ये ऐसे हो रहा है और इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, तो क्या होता है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बनाए रखने के लिए चक्कर में क्या होता है, स्टीम थोड़ा बहुत शिफ्ट होता है और कमजोर वमजोर रहा तो टूट गया। नहीं, ये चीजें होती है जब आप जोर से पेड़ वगैरह को हिलाते हैं तो उसकी पत्तियां जो कमजोर होती है या पके हुए फ्रूट्स होते हैं उसके डंठल कमजोर होते हैं, थोड़ा सा भी सेक करोगे वो गिर जाएगा। क्योंकि आम लटका हुआ है हवा में तो वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, डंठल थोड़ा सा भी हिला, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बने रहना चाहेगा, डंठल तो मोशन में आ गया तो ये डंठल टूट के निकल जाता है, आम गिर जाता है या जो भी चीजें होती। नहीं समझ पाए? एक और एग्जांपल समझो, मिटाएं इसे। एक और देखो, होता है क्या कि जो कारपेट वगैरह होते हैं या गद्दे वगैरह होते हैं, आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में गद्दे वगैरह धूप में दे देते हैं और उसे मान लो झाड़ना हो झाड़ते हैं या उसे मान लो लाठी उठी से डंगाते हैं छत पे, क्या किया होगा ताकि उसमें जो प्रेजेंट डस्ट वगैरह होता है वो निकल आए। और आपने देखा भी होगा कि जब जोर का जैसे कारपेट मान लो टंगा हुआ है या मान लो गद्दा वगैरह टंगा हुआ और जोर से लाठी लेके मारते हैं, डंडा लेके मारते हैं, उस चक्कर में क्या होता है आपने देखा होगा ढेर सारा डस्ट नीचे गिर जाता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कारण क्या है पहले लिख लो फिर समझाते हैं। लिखो व्हेन अ हैंगिंग कारपेट when a hanging carpet is beaten with a stick the dust particle start coming out of it। ठीक है, इसे समझिए। अब देखो when hanging carpet is beaten with a stick the dust particle coming out of it, इसका क्या मतलब हुआ समझो। जैसे मान लो ये कारपेट है, इस कारपेट में ढेर सारे मान लो डस्ट फंसे हुए हैं, नहीं, और ये मान लो लटक रहा है। जब इसे जोर से पीटोगे, नहीं डंडा से मारोगे, तो क्या होगा, कारपेट शिफ्ट कर जाएगा, कारपेट पे लगेगा फोर्स, कारपेट का स्टेट ऑफ रेस्ट बदल के मोशन चला जाएगा। लेकिन बेचारा जो इसमें फंसा हुआ डस्ट है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। नहीं, आप तो कारपेट पे डंडा मार रहे हो ना, तो उसमें जो बीच में गैप रह जाता है वो कहाँ जाएगा, जहां पे डस्ट फंसा हुआ है उस पे मान लो उनमें से कुछ डस्ट वालों पे भी डंडा लगा होगा, तो कुछ डस्ट जिसपे मान लो डस्ट वालों पे डंडा लगा होगा या उस फोर्स का इफेक्ट उस डस्ट पे गया होगा तो वो डस्ट भी शिफ्ट किया होगा कारपेट के साथ। लेकिन कुछ डस्ट ऐसा होता है, मैक्सिमम डस्ट जो होगा उस पे फोर्स का इफेक्ट नहीं होता, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है। अभी तो डस्ट में फंसा हुआ, अभी तो कारपेट के अंदर फंसा हुआ है, इसलिए वो कारपेट के साथ बना हुआ है, कारपेट ने उसका साथ छोड़ दिया, तो बेचारा ग्रेविटी की वजह से अर्थ उसे अपनी ओर खींचेगी नहीं, जिसकी वजह से वो नीचे चला आता है। ठीक है, समझ पाए बात को?
ये चीजें होती है, ध्यान में रखेंगे। समझ पाए कैसे ये डस्ट वगैरह कारपेट से अलग हो जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल है, आप समझ सकते हैं। 2-3 हमने आपको बस डेमो दिया, समझ पाए? ठीक है, अगला इनर्शिया ऑफ मोशन को समझते हैं। दूसरा वाला इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। पहले एक एग्जांपल लिखो फिर समझाते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? इनर्शिया ऑफ मोशन का मतलब हुआ अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगी कि हम यूनिफॉर्म मोशन में ही बने रहें, और इसी इनर्शिया को हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। ये टेंडेंसी जो होती है उसमें ऑब्जेक्ट की वो वाली टेंडेंसी जो उसे मोशन में बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उसे हम लोग इनर्शिया ऑफ मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल लिखिए, व्हेन अ रनिंग बस और कार stops suddenly, the passenger are jerked forward। कैसे समझो? देखिए सर, होता क्या है कि मान लो कार चल रही है, कार या बस चल रही है, बस में बैठा पैसेंजर भी अब चल रहा है, ठीक है, लेकिन अचानक बस ने ब्रेक लगाई। और होता भी है, बस जब ब्रेक लगाता है, अगर आप मान लो ऐसे बैठे हो बस पे या सीट पे भी ऐसे बैठे हो आराम से, एकदम जोर का अगर ब्रेक लगा, नहीं आगे नाक मुंह या सर फूट भी सकता है, आगे की तरफ जर्क महसूस होता है, लगता है पीछे से कोई धक्का दे रहा है। कारण क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। बस चल रही है, उसके पास मोशन है, बस में बैठा आदमी भी चल रहा था जब बस मोशन में थी। अब क्या हुआ? बस रुक गई, लेकिन आपके पास तो इनर्शिया ऑफ मोशन है। आप क्या चाहेंगे? चलते रहना के लिए आप चाहेंगे ना कि हम चलते ही रहें, क्योंकि आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। उस चक्कर में क्या होता है कि आप इमोशनल होके आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, उस चक्कर में आगे की तरफ आपको जर्क महसूस होता है फॉरवर्ड। तो उसके बचने के लिए क्या करना चाहिए? आगे जब लगे कि धक्का लग रहा है या ब्रेक लगने वाला है, ऐसा होता है ना, तो जोर से आगे हाथ ऐसे दे दो। नहीं, एक रिपल्सिव फोर्स आप लगाओगे तो हो सकता है कान कपार सर दांत मुंह आपका बच जाए। ये तो जोर का झटका अगर लगा बस चले जाएंगे। समझ पाए बात को? एक और एग्जांपल समझिए। देखो, ऐसे कहा जाता है कि चलती हुई बस से कूदना नहीं चाहिए, किसी भी मूविंग चीजों से ऐसे भी कूदना खतरनाक होता है। नहीं, ऐसा क्यों? और अगर मान लो आपको चलती हुई बस से कूदने का मन करे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, वो तरीका हम सिखाएंगे। वैसे यूज नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देंगे कि थोड़ा बहुत बचने का चांस होगा। एक तरीका बताते हैं, पहले लिख लो। इट इज डेंजरस टू जंप, it is dangerous to jump out of a moving bus या ट्रेन जो भी out of a moving बस हो, ट्रेन हो, etc। ऐसा क्यों और इससे बचने के लिए क्या किया जाए, समझो। ये तो स्वाभाविक बात है कि ये सबको समझ में आ रहा है कि चलती हुई बस से नहीं कूदना चाहिए। कूदोगे तो फिर देह हाथ नाक मुंह सब टूट जाएगा और हो सकता है बचो भी नहीं तुम। ऐसा क्यों होगा? क्यों गिर जाते हैं? जैसे बस से मान लो निकले तो आराम से प्लेटफॉर्म पे रह जाए, क्यों गिर जाते हैं? कारण है इनर्शिया ऑफ मोशन।
ये कि बस में तुम थे बैठे हुए और जब तक तुम बस के गेट पे मान लो खड़े ही हो, अब कूदने वाले हो, उससे पहले तुम बस चल रही है तो आप भी उस हिसाब से मोशन में हो, आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है। आप क्या होगा कि जब आप बस से नीचे उतरोगे, ग्राउंड पे आओगे, तो आप तुरंत इनर्शिया ऑफ रेस्ट से, सॉरी, इनर्शिया ऑफ मोशन से इनर्शिया ऑफ रेस्ट में नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारे पास है इनर्शिया ऑफ मोशन, लेकिन तुम चाहते हो रुकने के लिए। उस चक्कर में क्या होगा, तुम्हारी बॉडी चाहेगी इनर्शिया ऑफ मोशन को बनाए रखने के लिए। मन तो तुम्हारा है रुक जाए, लेकिन मन से क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन को बनाए रखना पड़ेगा तुम्हें। उस चक्कर में बॉडी चाहती है कि हम दौड़े और तुम चाहते हो नहीं दौड़े, तो मन और तुम्हारे बीच विरोधाभास चलता है। उस चक्कर में क्या होगा, आगे की तरफ झुक जाओगे, आगे की तरफ गिर जाओगे और देखोगे कि अगर आप बस से नीचे उतरे हैं, चलती हुई बस से, या कोई भी आदमी अगर जंप किया है तो बस के डायरेक्शन में वो गिरता है। ऐसा नहीं कि उतरा और पीछे गिरा या इधर गिरा, ऐसे गिरेगा आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में ही जाना चाहेगा, इसीलिए। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या करें? नहीं, इससे कैसे बचें? मान लो अगर नहीं कूदने का मन किया तो दांत मुंह टूटने से कैसे बचें या सर फूटने से कैसे बचा जाए? तो देखो, फास्ट मूविंग बस से तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम कितना ज्यादा तेजी चल सकते हो, मतलब दौड़ सकते हो किस स्पीड से, उसी हिसाब से चलती हुई बस से कूदना चाहिए। या मान लो बहुत ज्यादा जो स्पीड से बस या ट्रेन चल रही है, उस काफी ज्यादा स्पीड से कभी कूदने की कोशिश मत करना, क्योंकि मान लो बस की स्पीड है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर, क्या तुम 40 किलोमीटर पर आवर दौड़ सकते हो? नहीं दौड़ सकते हो। अगर दौड़ सकते हो तो कूद सकते हो, ठीक है? नहीं दौड़ सकते हो, ज्यादा तुम्हारी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी दौड़ने की। मान लो हो सकती है 15-20 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है, तो आप 10 किलोमीटर पर आवर को अगर महसूस करो तो वो थोड़ा स्लो होता है। या मान लो 5 किलोमीटर पर आवर थोड़ा स्लो है। या मान लो जब बस थोड़ा स्लो होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पैसेंजर की ट्रेन चल ही रही है, रुकने वाली है प्लेटफॉर्म पे, नीचे कुदर जाता है। और जब वो पैसेंजर ट्रेन से उतरता है, आपने गौर किया होगा कि वो रुकता नहीं है, कुछ दूर तक दौड़ता है ट्रेन के मोशन के डायरेक्शन में। क्या उसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन पता है? नहीं, नेचुरल चीजें होती है ये, ऑटोमेटिक। तो यही चीजें हैं कि अगर चलती हुई बस से तुम्हें उतरना है तो आप ये काम करो कि जैसे ही बस से उतरो रुकने की कोशिश मत करना। आप बस के डायरेक्शन में या जिस डायरेक्शन में मूविंग ऑब्जेक्ट चल रहा था उसी डायरेक्शन में कुछ दूर तक दौड़ते रहो एक सुटेबल स्पीड से, और धीरे धीरे खुद को स्लो डाउन करो, बच जाओगे। आई बात समझ में? तो ये तरीका, और आपने देखा भी है, होता भी यही है। इस तरह से आप बच सकते हैं। क्लियर? चलो एक और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी बता ही देते हैं, फिर ये वाला टॉपिक कंप्लीट होगा। हम लोग अगला मोमेंटम करेंगे। फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझ पाए? ठीक है, लगाइए अगला हेडिंग, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रही है वो चाहती है कि हम उसी डायरेक्शन में चलते रहें, और इस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका एग्जांपल वही टर्निंग वाला। नहीं, कार जब एक टर्न लेती है, शार्प टर्न लेती है, उस चक्कर में क्या होता है, लिख लो, व्हेन अ कार और बस, व्हेन अ कार और बस टर्न्स अ कॉर्नर, यू टर्न या टर्न्स अ कॉर्नर शार्पली, नहीं एकदम खटाक सा सुई यू टर्न्स ले लेता है शार्पली, वी टेंड टू फॉल साइडवेज, साइडवेज। फॉल साइडवेज, इसे समझिए। जैसे मान लो
तुम ऐसे जा रहे हो, ये मान लो रोड है और इसमें मान लो कार कहीं है ना, सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा एक कार है, कार में तुम मान लो बैठे हुए हो। अब अचानक सा क्या हुआ कि एकदम टर्न आ गया, ठीक है। तो जैसे ही तुम टर्न लेते हो, यहाँ पे मान लो कार आ गई, इसमें तुम बैठे हुए हो, है ना। अब तुम्हारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है इधर जाने का, तो तुम चाहोगे कि इधर जाने के लिए, नहीं, कार तो इधर घूम गई और तुम्हारी टेंडेंसी होगी इधर जाने की, तो इस डायरेक्शन में तुम्हें एक फोर्स लगता है, लेकिन दरवाजा रहता है, तुम्हारी जान बच जाती है, नहीं तो बाहर फेंके चले जाओगे। होता है ना, अगर मान लो बहुत ज्यादा स्पीड से शार्पली टर्न लोगे, अगर दरवाजा कमजोर हो तो बस निकल पड़ोगे फिर रोड के बाहर। कारण क्या है, आपके पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन में चल रहे थे, इसी लाइन में चलना चाहेंगे, लेकिन टर्न होती है नहीं, तो लेकिन हमारे पास इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, तो हम इस डायरेक्शन में बने रहना चाहते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे एक इस डायरेक्शन में फोर्स फील होता है, ठीक है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मैटर समझ पाए? ये है आपका इनर्शिया। इनर्शिया टेंडेंसी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी पुराने स्टेट में बने रखने की, और ये 3 टाइप की हो सकती है। डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो चाहेगी कि रेस्ट में बने रहे, या इनर्शिया ऑफ मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो चाहेगी कि हम मोशन में ही बने रहें। और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, अगर वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है वो चाहती है कि उसी डायरेक्शन में मूव करते रहे, ठीक है। और इसके एप्लीकेशन भी आपने देखा, क्वेश्चन वगैरह इसी तरह से बनता है, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, बुक में लंबा चौड़ा लिखा रहता है कहानी। हम लोग कल अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ आपका हो गया, फर्स्ट लॉ में इतनी सारी चीजें हैं। फर्स्ट लॉ को एक बात समझ लो, और कि फर्स्ट लॉ जो आया था ना न्यूटन्स का, वो सेकेंड लॉ के बाद आया था। पहले जो सेकेंड लॉ जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो पहले बना था, लेकिन बाद में हमको लगा कि सेकेंड लॉ को डिफाइन करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, तो पहले फोर्स आना चाहिए, जो कि बाद में पता चला था, इसलिए उस चक्कर में इसे फर्स्ट लॉ का नाम दिया गया। और ये फर्स्ट लॉ न्यूटन्स का है नहीं। इनर्शिया के बारे में सबसे पहले जो जानकारी इकट्ठा करी थी वो गैलीलियो साहब ने करी थी, ठीक है, इसीलिए इसको गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनर्शिया के बारे में सबसे पहले जानकारी हमें गैलीलियो साहब ने दी। और गैलीलियो साहब के एक्सपेरिमेंट्स ने ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चलाना है या रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलानी है तो फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन उस टाइम न्यूटन पॉपुलर हुआ, उस चीज को ज्यादा एलोबरेट न्यूटन साहब ने किया, ये पॉपुलर हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। कल छुट्टी रहेगी, या अगर कोई ऐसा कुछ मैसेज रहा तो आपको मैसेज मिल जाएगा। तब तक रिवीजन करते रहिए, नेक्स्ट प्लानिंग हम लोग बात करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।